साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। हम लोग दर्शन को कहानी के रूप में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग कभी कभी व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेते हैं या क्लास करते हैं तो वो चीज़ें अटेंशन तो देती हैं, मगर वो चीज़ें उतने आनंदमय नहीं होती जो हम लोग कहानी के माध्यम से सुनते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ चैप्टर को, कुछ विषय को जो यूजीसी नेट या आईएएस एग्जामिनेशन या जेट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या दर्शन के भाग, अगर हमें इसको समझना है तो मुझे लगता है कि कहानी कथन विधि से बेहतर शायद दूसरी विधि नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊं और एक कहानी लेकर के आऊं, और वो कहानी होगी दर्शन के संदर्भ में। और वो दर्शन की शुरुआत हम लोग जब करेंगे तो दुनिया के शुरुआती और महान दार्शनिक सुकरात से करेंगे। ये चैप्टर काफी लंबा होगा, वीडियो भी काफी लंबे होंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो। और अगर वीडियो लंबा होगा तो प्रयास करेंगे कि उसे ज्यादा लंबा न किया जाए, फिर छोटे छोटे वीडियो और बनाए जाएं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक महान दार्शनिक सुकरात के संदर्भ में। सुकरात का जो जीवन काल रहा वो 469 से 399 ईसा पूर्व रहा। मुझे ईसा पूर्व और ईसवी सन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मेरे साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह इसको भली भांति समझते हैं। सुकरात को लोग जानते हैं, तो सुकरात को मैं बता दूं कि उनका कोई भी एक अस्थाई पिक्चर इस प्रकार का नहीं मिल पाया है। उनकी उस संदर्भ में उनको देखते हैं तो उनके सामने उनकी जो मूर्तियां कुछ बनाई गई थी वही देखने के लिए मिलता है। सुकरात के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो देखने में काले कलूटे, नाटे कद के, बड़े सिर वाले, लंबी गो, गोली नाक और सांवले रंग के व्यक्ति के रूप में उनका चित्रण किया गया है, जैसा हमें समझने का अवसर मिला है। लेकिन उससे अलग इस महान दार्शनिक के संदर्भ में हम इनको ऐतिहासिक तरीके से और दर्शन के तरीके से समझने वाले हैं। मुझे लगता है ये कहानी आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग होगा और इसे आप आसानी से सुन समझ सकते हैं। और इसलिए क्योंकि ये कहानी काफी लंबी होगी तो आपको सुनने में आसानी होगी जब आप अपने मोबाइल से इस वीडियो को आसानी से सुनेंगे। सुकरात उन कुछ व्यक्तियों में से एक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने दुनिया के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को ऐसा आकार दिया कि उनके बिना इतिहास बहुत अलग होता अगर सुकरात जैसे दार्शनिक 469 ईस्वी में नहीं आए होते। उन्हें प्रश्न और उत्तर की सुकराती पद्धति के साथ उनके जुड़ाव, उनके इस दावे के लिए जाना जाता है। सुकरात प्रश्नोत्तर पद्धति पे चलते थे। जो उनके सामने आता था उसे प्रश्न करते थे, उत्तर देते थे। वो उनसे प्रश्न करते थे, ये उनके उत्तर देते थे। लेकिन इस दावे के लिए उनको जाना जाता है कि वो कहते थे कि मैं अज्ञानी हूं। और उनका जो उनके संदर्भ में जो वाक्य है वो ये कहा जाता है कि वो कहते थे कि मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जबकि आज के संदर्भ में है कि कोई व्यक्ति किसी विषय के संदर्भ में जानता है तो सबको बताता है कि मैं इसके संदर्भ में बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन सुकरात इतने महान दार्शनिक थे कि उन्होंने खुद के बारे में कहा कि मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए उनके पास बहुत सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों के उत्तर लोगों से लेते थे, फिर उनसे लोग प्रश्न करते थे, वो उसके उत्तर उनको देते थे।
उनके इस दावे के लिए उनका कहना था कि बिना जांचा गया कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है। यदि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले उसके बारे में उस तथ्य को जांचना होगा, या किसी विषय के बारे में जानना है तो हमें उसके बारे में उसको जांच परख के ही स्वीकार करने होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन मनुष्यों के जीने लायक नहीं है। वह प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, यानी कि सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। काफी रोचक कहानी है और बहुत सारे पात्र हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब बहुत सारे ऐसे शब्द और तथ्य मिलेंगे जो आपको पहले किसी किताब में मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन ये काफी रोचक होगा और काफी आनंददायक होगा आपके लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। वह प्लेटो के लिए प्रेरणा थे, प्लेटो उनसे प्रेरणा लेते थे। एक विचारक जिसे व्यापक रूप में पश्चिमी दार्शनिक परंपरा का संस्थापक माना जाता है। प्लेटो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, काफी महान व्यक्ति थे, वो भी एक शानदार दार्शनिक थे। और वैसे दार्शनिक का गुरु होना अरस्तु के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्लेटो ने बदले में अरस्तु के शिक्षक के रूप में कार्य किया। वो उनके शिक्षक सुकरात थे प्लेटो के, और प्लेटो अरस्तु के शिक्षक थे। इस प्रकार प्राचीन दार्शनिकों के प्रसिद्धि की स्थापना हुई, जिसमें हम लोग सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दार्शनिक हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अपने समय और हमारे समय के अन्य दार्शनिकों के विपरीत सुकरात ने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन वह सादगी से रहने और अपने गृह नगर एथेंस में लोगों के रोजमर्रा के विचारों और लोकप्रिय विचारों पर सवाल उठाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस सबसे रोचक बात सुकरात के संदर्भ में यह है कि सुकरात इतने बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने दर्शन दिए, लेकिन सुकरात ने कभी पेन नहीं उठाया, उन्होंने कुछ लिखा नहीं दर्शन के संदर्भ में। उनके दर्शन ऐसे ही प्रचलित हो गए क्योंकि सुकरात एक ऐसे गुरु थे जिसने कई महान शिष्य बनाए थे, जो अपने आप में महान दार्शनिक हुए एक युग के। 70 वर्ष की आयु में युवाओं की अपवित्रता और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें अपने साथी नागरिकों के हाथों मौत की सजा दी गई थी। सुकरात की जब 70 वर्ष की आयु में सुकरात को मौत की सजा मिली थी, और किस लिए मिली थी? बस बात वही थी कि वो तर्कपूर्ण बातें करते थे, प्रश्न करते थे, उत्तर चाहते थे, और वहां के जो राजा थे, वहां के जो शासक थे, उन्हें यह मंजूर नहीं था। उस समय के जो लोग थे वो इस विद्वान के प्रश्नों को धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक विरोधाभास को मानते थे, जिससे उन्होंने सुकरात को नहीं समझ पाए और इन्होंने उन्हें 70 वर्ष की आयु में उन पे अपवित्रता और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें मौत की सजा दी गई। उनके परीक्षण के साथ साथ उस सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में जिसमें घटित हुआ, इतिहासकारों से उतना ही व्यवहार किया गया जितना उनके तर्कों और तरीकों ने दार्शनिकों से लिया। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में जितने भी बातें आती हैं, वह बातें खास करके सुकरात के क्षमा याचना के संदर्भ में, वहीं से जब उन पे जूरी, उस समय की न्यायपालिका जब उन पे आरोप लगाई कि ये व्यक्ति अपवित्र और भ्रष्ट है,
यह खुद अपवित्र और भ्रष्ट है और एथेंस के युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे आरोप को मान करके अरस्तु को मौत की सजा दी गई थी। काफी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। आप लोग आगे अगर निरंतर बने रहेंगे तो आपको सुनने समझने के लिए मिलेगा। इसके बारे में आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि वह कौन थे, सुकरात क्या सोचते थे, उनकी पद्धति क्या थी, और उनके जो ऐतिहासिक और दार्शनिक दो पक्ष हैं ये कैसे थे। तो इन सभी संदर्भ में हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं। और ये जो संदर्भ होगा वो खास करके प्लेटो, जेनोफेन, अरस्तु जैसे विद्वानों के विचारों से लिए गए होंगे। तो हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिर में यह महान दार्शनिक सुकरात कौन थे। सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व में एक मूर्तिकार, जिन्हें उस समय राजमिस्त्री या मिस्त्री बोला जाता था, सेफ्रोनिकस, उनके पिताजी का नाम था सेफ्रोनिकस, और एक सेविका फेनारेट के घर हुआ। उनकी मां फेनेरिटा एक सेविका थी और पिता मूर्तिकार थे, राजमिस्त्री भी उनको कहा जाता था। सेफ्रोनिकस नाम था उनका। तो सेफ्रोनिकस और फेनेरेट के पुत्र थे सुकरात। उनका परिवार बहुत गरीब तो नहीं था लेकिन अमीर भी नहीं था। एक किसी कुलीन परिवार से नहीं आते थे, लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते कि वह प्लेटो की तरह महान वंश के थे। वह एलोपेस के राजनीतिक क्षेत्र, एलोपेस एक जगह है, उसके राजनीतिक क्षेत्र यानी कि एलोपेस जिला स्तर का मान सकते हैं, इसमें इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। जब वो 18 वर्ष का हुआ या हुए सुकरात, तो उसने एथेनियन पुरुषों के लिए आवश्यक विशिष्ट राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। देखिए, एथेंस में जहां वो थे सुकरात, वहां के कुछ रूल्स रेगुलेशन थे सोसाइटी के लिए, उस राज्य के लिए। उसको सुकरात भी मानते थे, लेकिन जब उन चीजों को मानना उन्होंने शुरू किया तो उनके तरफ से प्रश्न बनने से, आखिर में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए हमें, ऐसे प्रश्न करते थे और उसका उत्तर वो चाहते थे। वहां की एक और बात थी एथेंस की, कि जो एथेंस का व्यक्ति था वो सैन्य सेवा में समय देगा, और इन्होंने भी सैन्य सेवा में समय दी। साथ में जो वहां के युवा थे और जो बुद्धिजीवी माने जाते थे, तर्क में ठीक ठाक थे, वो असेंबली के सदस्य हुआ करते थे। असेंबली बड़ी होती थी, उस असेंबली के सदस्य हुआ करते थे। असेंबली का काम सैन्य राजनीति और कानून निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय का भाग माना जाता था, जिसे आज हम लोग गवर्निंग बॉडी बोलते हैं। ऐसी संस्कृति में जो पुरुष सौंदर्य की पूजा करती थी, सुकरात को अविश्वसनीय रूप से बदसूरत पैदा होने का दुर्भाग्य था। मैं पहले भी कहा था शुरुआत में कि जो सुकरात थे वो देखने में उतने अच्छे नहीं थे, ऐसा माना जाता है। उन्हें कहा जाता था कि काफी बदसूरत थे देखने में। हमारे कई प्राचीन स्रोत उसकी अजीब शारीरिक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। वो बताते हैं कि वो देखने में अच्छे नहीं थे। खैर, इनके कोई वैसे पिक्चर्स, वैसे चित्र नहीं हैं। इनके जो चित्र हैं वो चित्र देखने के लिए मिलते हैं प्रायः स्टोन, पत्थर के रूप में, क्योंकि उसमें पिक्चर बनते नहीं थे। तो इनके जो है मूर्ति जो थी वो देखने के लिए मिली है। इसके अलावा प्लेटो ने एक से अधिक बार इसका संदर्भ दिया है। खास करके उस समय जो संगोष्ठी, विचार गोष्ठी होती थी,
उसके आधार पर प्लेटो ने सुकरात के संदर्भ में बातें कही हैं। प्लेटो ने सुकरात के संदर्भ में कहा है कि सुकरात एक बाह्यदर्शी व्यक्ति थे। आप कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आंखें उनके सिर से बाहर निकली हुई थी, यानी कि उनकी आंखें बड़ी थी और बाहर निकले जैसी दिखती थी और सीधी नहीं थी, हल्की तिरछी उनकी आंखें थी, जैसा सुकरात ने कहा है। उनकी नाक टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे वह किसी जंगली पशु जैसा दिखाई देते थे। कई स्रोत ये बताते हैं कि वो देखने में काफी मोटे पेट वाले थे। सुकरात ने अपनी उपस्थिति समाज में एक जिम्मेवार व्यक्ति के संदर्भ में, एक विद्वान व्यक्ति के संदर्भ में भूमिका निभाई। एक युवा व्यक्ति के रूप में सुकरात को उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त शिक्षा दी जा सकती थी वो दी गई। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सभी एथेनियन पुरुषों को पढ़ना और लिखना सिखाया गया था, जिससे सुकरात को भी पढ़ने लिखने का अवसर मिला। हालांकि इनके पिता सेफ्रोनिकस ने अपने बेटे को यानी कि सुकरात को कविता, संगीत और एथलेटिक्स में एक उन्नत संस्कृति शिक्षा देने के लिए भी कष्ट उठाया। वो चाहते थे कि ये बात को ठीक से रख पाता है तो इसे कविता संगीत में भाग लेना चाहिए। और उस समय राजघराने में या जो शासक हुआ करते थे उसमें संगीतकार, गीतकार का बहुत बड़ा महत्व होता था। उसमें बहुत अच्छे उपहार दिए जाते थे। तो उस समय वो चाहते थे, इनके पिता सेफ्रोनिकस, कि मेरा बेटा भी ऐसे ही कोई महान गीतकार, संगीतकार बने या खेल के संदर्भ में, एथलेटिक्स के संदर्भ में शिक्षा प्राप्त करे। अरस्तु के 2 शिष्य थे जो काफी महान थे। ऐसे उनके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से 2 शिष्य काफी महान थे जिनका जिक्र बार बार आपको इस कहानी में आएगा। एक तो प्लेटो, दूसरा जेनोफोन। जेनोफोन याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है कभी कभी जब पूछे जाते हैं तो जेनोफोन का भी जिक्र कई बार आया है। आपको याद रखना होगा कि इनके प्रचारक शिष्यों में, महान शिष्यों में प्लेटो और जेनोफोन थे। दोनों में, प्लेटो और जेनोफोन में, हम ऐसे सुकरात पाते हैं जो कविता में पारंगत है, संगीत में प्रतिभाशाली है और व्यायामशाला में काफी सहज है, यानी कि शारीरिक गतिविधियों में भी सक्षम है। ऐसे उनके पिता भी चाहते थे। उन्होंने प्रयास किया कि मेरा बेटा, पुत्र जो है वो कविता ठीक से करे, म्यूजिक, संगीत में अपने कार्य को करे, और साथ में वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वह खेल गतिविधियों के बारे में, यानी कि एथलेटिक के बारे में भी कार्य करे। तो ये बातें देखने के लिए इनमें मिलती है। एथेनियन रीति रिवाज जो है, एथेनियन रीति रिवाज जैसे हम लोग इंडियन बोलते हैं, वैसे ही बात को एथेनियन बोला जाता है, यानी कि एथेंस के लोग। एथेनियन रीति रिवाज के अनुसार उनके पिता ने उन्हें व्यापार भी सिखाया। हालांकि सुकरात ने इसमें दैनिक आधार पर मेहनत नहीं की थी, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि मल्टी डायमेंशन नॉलेज इनके पास हो, ताकि ये अपना जीवन यापन उस दुनिया में ठीक से कर पाए। ऐसा हर पिता चाहता है कि उसका जो पुत्र है या पुत्री है
वह समाज में अच्छी भूमिका निभाए और अपना जीवन यापन स्वयं से कर सके। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सुकरात ने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने अपने दिन अगोरा एथियंस का बाजार हुआ करता था। अगोरा एक जगह है, एथियंस का बाजार, उसमें सबसे ज्यादा समय सुकरात ने बिताया। वे क्या करते थे, लोगों से सवाल पूछते थे और उनका उत्तर मिलता था। लोग इनसे सवाल पूछते थे, ये उत्तर देते थे। तो इनकी इसी प्रकार की संगोष्ठी यानी कि सिंपोजियम चलता रहता था। लेकिन ये जगह ऐसा होता था जो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, बाजार वाला एरिया हो, ताकि लोग वहां पे ज्यादा मिलें और बातें सार्थक हो सके। मैं जैसा कि आपको बताया था शुरुआत में ही कि सुकरात एक बहुत अमीर घराने से नहीं थे और बहुत ज्यादा गरीब घराने से भी नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो उस बीच में भी गरीबी के पक्ष में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हुआ करती थी। सुकरात ने जल्दी ही वहां के जो कुलीन या अमीर युवा जो अभिजात वर्ग के थे, उनका समर्थन सुकरात को मिल गया। तो सुकरात को फिर फाइनेंशियल दिक्कत या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में बहुत परेशानी नहीं उठाना पड़ा। सुकरात जब वहां से निकलते थे, इसके बाद कहीं जाकर के अपने विचार रखते थे, तो इसके एवज में जो खर्च होते थे, उनके जो साथी थे, जो अमीर युवा थे, कुलीन थे, वो इनका खर्च उठा लिया करते थे। उसी में से एक प्लेटो भी थी। प्लेटो जो थे एक कुलीन और अमीर घराने से थे। क्योंकि उनके गुरु थे, तो अपने गुरु का खर्च और केयर प्लेटो करते थे। और प्लेटो जैसे और सारे मित्र थे प्लेटो के, यानी कि सुकरात के शिष्य थे, जो इस खर्च को उठा लिया करते थे। जो विशेष रूप से उसे उन लोगों से पूछताछ करते हुए सुना पसंद करते थे जो शहर के सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते थे। डिबेट्स जब भी होते थे, विचार विमर्श जब भी होते थे, सिंपोजियम संगोष्ठी जब होता था, तो सुकरात का ऐसा नहीं था कि वो जैसे तैसे कोई भी व्यक्ति उनके साथ बहस करता, बल्कि उस क्षेत्र के एथेंस के जाने माने, अगोरा क्षेत्र के जाने माने बुद्धिजीवी उनसे प्रश्न उत्तर के लिए आते थे। और यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली। जब यह प्रक्रिया चलती थी, तो जनफोन और प्लेटो और शिष्य उनकी इन बातों को लिखते थे, संग्रह करते थे, जो बाद में, क्योंकि सुकरात कुछ लिखते नहीं थे, तो बाद में इन्होंने ही उस संदर्भ को, इनके शिष्य ने उस संदर्भ को बाद की पीढ़ियों के लिए विकसित किया। सुकरात का विवाह जैंथिपे से हुआ। जैंथिपे इनकी पत्नी थी। कुछ स्रोतों के अनुसार जैंथिपे इनकी दूसरी पत्नी थी। माना जाता है कि सुकरात की 2 शादियां हुई थी, जिसमें जैंथिपे इनकी दूसरी पत्नी थी, ऐसा भी माना जाता है। अधिकांश लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार जैंथिपे से शादी की और उसने उनके पहले बेटे लैम्प्रोकल्स को जन्म दिया। लेकिन कुछ स्रोत बताते हैं कि जैंथिपे उनकी दूसरी पत्नी थी। लेकिन अधिकांश जो बात निकल करके आती है, कहा जाता है कि जैंथिपे उनकी पहली पत्नी थी और उनसे एक बेटा था जिसको लैम्प्रोकल्स नाम था। लैम्प्रोकल्स, उन पर आरोप है, सुकरात पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मायर्टा, उनकी दूसरी पत्नी का नाम है मायर्टो से बिना दहेज के शादी की और उससे उनके 2 अन्य बेटे, याद रखेंगे
इनके जो पिता और इनके जो पुत्र, दोनों के नाम में कुछ संभावनाएं सामान्य दिखती है। सेफ्रोनिकस इनके पिता का नाम था और इन्होंने अपने पुत्र का नाम सेफ्रोनिकस और मलेक्सिनस नाम रखा था। जो ये दूसरे पत्नी से थे, मायटो से। अब पहली पत्नी जो इनकी थी जेंथिपे, उनसे एक बेटा था जिसका नाम था लैम्प्रोकल्स। इसको आप लोग याद कर लेंगे। विभिन्न संदर्भ में सेफ्रोनिकस को जेंथेपो का नाम दिया गया है। जेंथेपो ने ही सेफ्रोनिकस का नाम रखा, उसकी बड़ी मम्मी ने सेफ्रोनिकस नाम दिया था। जबकि कुछ लोगों का कहना है उस समय एथेंस में पुरुषों की कमी के कारण सुकरात की शादी दोनों महिलाओं के साथ हो गई थी। पुरुषों की कमी थी, महिलाएं ज्यादा थी, इसलिए इनकी शादी दोनों महिलाओं जेंथिपे और मायाटो से की गई थी। एथेनियन रिवाज के अनुसार, यानी कि एथेंस के जो शासक थे, वहां का जो रिवाज थे, रूल्स रेगुलेशन थे, उसके अनुसार सुकरात युवा पुरुषों के प्रति अपने शारीरिक आकर्षण के बारे में खुले थे। एक्चुअली इनका जो अट्रैक्शन था वो ज्यादा पुरुषों के संदर्भ में भी था, ऐसा माना जाता है। हालांकि सुकरात ने हमेशा उनके लिए अपनी शारीरिक इच्छा को अपनी इच्छा के अधीन रखा कि वे अपनी आत्मा की स्थिति में सुधार करें, पुरुष के प्रति अट्रैक्शन कम हो। सुकरात ने एथेनियन सेना में अपने कार्यकाल के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ये बहुत सारी स्किल इनके पास थी, लेकिन ये एथेनियन सेना में भी थे, साथ में एथेनियन असेंबली के मेंबर भी थे, सदस्य भी थे। तो स्पार्टा से एथेंस का युद्ध चल रहा था 431 ईसा पूर्व में। ये लड़ाई भी लगभग 30 वर्षों तक चली, बहुत लंबी लड़ाई चली गई थी। तो सुकरात सेना में थे और एथेंस की सेना में थे और स्पार्टा से इनको लड़ाई लड़नी थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे। याद रखेंगे, आगे जब आप सुनेंगे आगे बहुत मजेदार बातें हैं कि आखिर में उन्हें देशद्रोही कैसे माना गया जब वो आदमी सेना में थे, स्पार्टा के साथ क्या संबंध थे उनके, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। 431 ईसा पूर्व में स्पार्टा के साथ पेलोपोनेशियन युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का क्या नाम था? पेलोपोनेशियन युद्ध। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सुकरात ने एथेनियाई लोगों की पेटिडिया की लड़ाई जीतने में मदद की थी। युद्ध शुरू होने थोड़ी पहले लड़ाइयां चलती रहती थी, जिसमें एक जगह था पेटिडिया, तो एथेनियाई लोग लड़ाई लड़ते थे, उसमें इन्होंने साथ दिया था और वो युद्ध एथेनियन जीत गए थे। जिसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध एथेनियन जनरल अल्सिबिएड्स की जान बचाई। इसमें एक युद्ध में, जब लड़ाई स्पार्टा से पहले की बात है, लड़ाई एथेंस की पुटिएडा से चल रही थी 432 ईसा पूर्व में, और इसके एक साल बाद 431 ईसा पूर्व में स्पार्टा के साथ लड़ाई हुई। याद रखेंगे, मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, तो जो तिथियां आएंगी, जो ईस्वी सन आएंगे, वो ज्यादा वाले पहले आएंगे और बाद वाले कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो पहली लड़ाई लड़ी गई एथेंस का पेटिएडा के साथ, जो 432 ईसा पूर्व में। उसके एक साल बाद स्पार्टा के साथ युद्ध शुरू हुआ एथेंस का।
तो उस समय जब पेटियडा के साथ जब लड़ाई जारी थी, जब लड़ाई चल रही थी, तो उसमें एक युद्ध में जनरल थे एल्सीबियड्स, वो एथेनियन जनरल थे। इस युद्ध में सुकरात ने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने, सुकरात ने डेलियम 424 ईसा पूर्व की लड़ाई में 20,000 सैनिकों के अलावा 7,000 होप्लाइट्स में से एक के रूप में और एक बार फिर एम्फीपोलिस यानी कि 422 ईसा पूर्व की लड़ाई में भी लड़ाई लड़ी। पहले लड़ाइयां बहुत लड़ी जाती थी और कभी युद्ध चलता रहता था, इधर लड़ाई कहीं किसी देश से चल रहा है, फिर बाद में पता चलता कि कोई और देश अटैक कर दिया है, तो उधर भी लड़ाइयां चलती रहती थी। एथेंस की लड़ाई कई राज्यों से हुई और उन लड़ाइयों में, क्योंकि ये सैनिक में थे, उन लड़ाई में शामिल थे, सुकरात शामिल थे। और जो लड़ाई थी एम्फीपोलिस के साथ 422 ईसा पूर्व में, और एक लड़ाई थी 424 ईसा पूर्व में डेलियम के साथ, यह दोनों लड़ाई एथेंस हार गई थी। अपने शहर में उनकी निरंतर सेवा के बावजूद सुकरात जिस शहर में रहते थे, वो निरंतर सोशलिस्ट होने के बावजूद एथेनियन समाज के बड़े सदस्यों ने सुकरात को अपने लोकतंत्र के लिए खतरा माना। मैं बता दूं कि जो एथेंस था वह एक लोकतांत्रिक राज्य था और जो इनके खुले विचार थे, जो लोगों को ये मोटिवेट करते थे, लोगों को प्रशिक्षित करते थे, लोगों से प्रश्न पूछते थे, उत्तर देते थे, लोगों को स्वतंत्र रहने की बात करते थे। इन बातों से यह समझ में आया वहां के लोगों को कि यह जो है एथेनियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, सुकरात एथेंस के लिए ठीक नहीं है। और यही संदेह वहां के बुद्धिजीवी इन पे करने लगे, जिसने अदालत में उनकी सजा में काफी हद तक योगदान किया। इसलिए इनको अदालत में जाना पड़ा, इन पे केस दर्ज किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए। हम लोग को यह भी समझना जरूरी है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। इसके ऐतिहासिक संदर्भ को हम लोग समझेंगे कि उनके मुकदमा चलाया गया, इसको हम लोग और बेहतर समझने वाले हैं। जब युद्ध चल रहा था, पेलोपोनेशियन युद्ध, पेलोपोनेशियन युद्ध किनके किनके साथ चल रहा था? पेलोपोनेशियन युद्ध चल रहा था, किसको बोला जाता है? एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो युद्ध चला उसे पेलोपोनेशियन युद्ध बोला गया। बात 400, यह लड़ाई 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक चली, लगभग 30 वर्ष। (431 से 404 ईसा पूर्व के बीच कहीं कहीं 401 भी मिलता है, याद रखेंगे, किसी किसी पुस्तक में 401 भी मिलता है। 431 से 404 या 401 ईसा पूर्व के बीच एथेंस ने पड़ोसी स्पार्टा के साथ अपने सबसे खूनी और सबसे लंबे संघर्षों में से एक लड़ाई लड़ा गया। इस लड़ाई को क्या बोला जाता है? पेलोपोनेशियन युद्ध। इसको याद रखना है, अक्सर ये प्रश्न आते हैं। स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो युद्ध चला उसे क्या कहते हैं? यह युद्ध, जिसे अब हम पेलोपोनेशियन युद्ध के रूप में जानते हैं, इस तथ्य के अलावा कि सुकरात ने संघर्ष में लड़ाई लड़ी, वह उनके जीवन और परीक्षण के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों के साथ सुकरात ने अपना समय बिताया उनमें से कई या तो कम से कम स्पार्टन के प्रति सहानुभूति रखते थे या सबसे बुरी स्थिति में एथेंस के गद्दार माने गए।
एक्चुअली मैं ये भी बता रहा था कि जो सुकरात थे वो मोरलिस्ट, आदर्शवाद, इसके पक्षधर थे। तो इस संदर्भ में वो देखते थे कि जब बात लगती थी कि एथेंस स्पार्टा के साथ ठीक नहीं कर रहा है तो खुल के बोल दिया करते थे, और उसी कारण उन्हें जो है एथेंस का गद्दार माना गया था, एथेंस का दुश्मन माना गया था। इसकी बात हम लोग आगे और करने वाले हैं। तो सुकरात और इनके साथी जो थे, इनकी संख्या किसी किसी किताबों में लगभग 30 बताई जाती है। उनमें से कई या तो कम से कम स्पार्टन के प्रति सहानुभूति वो लोग रखते थे, या सबसे बुरी स्थिति में एथेंस के गद्दार माने गए। इस विशेष रूप से अधिक कुलीन एथेनियन परिवार के लोगों के मामले में है। जो कुलीन परिवार से थे, अच्छे परिवार से थे, जिसमें प्लेटो भी थे, मैंने बताया आपको, अच्छे परिवार से थे, कुलीन परिवार से थे। तो ये लोग एथेंस में प्राप्त सभी नागरिकों के लिए सत्ता के अधिक व्यापक लोकतांत्रिक वितरण और मुक्त भाषण के बजाय, मतलब स्वतंत्र रूप से स्पार्टा के विरुद्ध में बात रखने की बजाय, स्पार्टा में सत्ता के कठोर और प्रतिबंध पदानुक्रम का पक्ष लेते थे। उनका कहना था कि स्पार्टा का जो रूल्स है, जो सत्ता है, एथेंस के मामले में ठीक है, इसके वो पक्ष लेते थे। प्लेटो ने अपने एक पात्र सुकरात के मुख में एक से अधिक बार स्पार्टा की प्रशंसा की है। प्लेटो ने जो लिखा है उसमें कहा है कि सुकरात बहुत बार स्पार्टा की प्रशंसा उन्होंने किया है। बहुत सारे किताबें मिलेंगी आपको, प्रोटागोरस, क्रीटो, सीएफ रिपब्लिक, ये बहुत सारी किताबें हैं जिसको प्लेटो ने लिखा है। और उसमें लोग मानते थे कि अधिकांश लोग ये सोचते थे कि स्पार्टन संविधान एथेंस के संविधान से बेहतर है। अब बात आती है कि राष्ट्रवादिता की। राष्ट्रवादी दूसरे राष्ट्र, खास करके दुश्मन राष्ट्र का प्रशंसक हो ही नहीं सकता। जो प्रशंसा सुकरात करते थे वो वास्तव में वो जो देश के साथ युद्ध चल रहा है और उसकी संविधान का आप व्याख्यान कर रहे हैं उस संदर्भ में, तो आप जिस राष्ट्र से, जिस राज्य से हैं, वो आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता है? वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी बुराई करें, उसकी कमियों को बताएं। गणतंत्र के राजनीतिक शासन को शासक अभिजात वर्ग के एक छोटे समूह द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो आदर्श शहर के नागरिकों की अध्यक्षता करता है। एक्चुअली क्या था कि जो शासक वर्ग था उनका समूह छोटा था और वे लोग नागरिकों को चयन करते थे और उनकी अध्यक्षता करते थे, जिससे जो है नागरिक के विचार स्पार्टा के प्रति, आप स्पार्टा के विरुद्ध में हो और एथेंस के पक्ष में हो। पूरे युद्ध में, जब तक युद्ध चला, लगभग 30 वर्षों तक, सुकरात के मुकदमे में कई महत्वपूर्ण क्षण आए हैं जो सुकरात को एक देश विरोधी, एक गद्दार के रूप में उनकी धारणा सामने लाते हैं। जब लड़ाई एम्फिपोलिस की चल रही थी, एम्फिपोलिस की लड़ाई के 7 साल बाद, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर में किया था, 422 ईसा पूर्व में, एथेनियन नौसेना सिसिली द्वीप पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। सिसिली एक द्वीप है जिसपे एथेंस की सेना आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी। जब शहर में हर्म्स नामक
कई मूर्तियां नष्ट की गई, तो यात्रियों के रक्षक भगवान हर्मिस को समर्पित थी। जो हर्म्स जो है, उस मूर्ति वहां जो बनाए गए थे वो हर्म्स मूर्ति बनाए गए थे। और यह दो थे, कहा जाता था कि हर्मिस एक ईश्वर है, गॉड है, जो एथेंस की रक्षा कर रहा है। और इसके लिए म्यूटेशनल ऑफ द हॉर्न्स 415 ईस्वा पूर्व नामक इस घटना ने न केवल उन लोगों में डर पैदा किया जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते थे, बल्कि उन लोगों में भी डर पैदा हुए जो देवताओं का सम्मान नहीं करते थे। यहां पे बात यही थी कि ये एक आदर्शवादी थे सुकरात, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन एथेंस में जो ईश्वर को जिस रूप में लोग हर्म्स को मानते थे, जिसे हर्मिस को लोग भगवान मानते थे, उसके विरोधी थे। तो इनका कहना था कि ये लोगों को अनैतिक तो बना ही रहा है, साथ में हमारे देवताओं का अपमान भी कर रहा है सुकरात। और जो पूरा राष्ट्र या राज्य जो पूरा किसी एक ईश्वर को मानने वाला हो, उसमें कुछ व्यक्ति उसके विरोध करें, तो वहां की उस समय की जनता उसे कैसे सहन करेगी। क्योंकि आज हम लोग करीब आप 24-25 100 वर्ष बाद इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लोगों के मन में सुकरात के प्रति, जो उसकी ईश्वर हर्मिस का अपमान कर रहा था, कैसे सहन कर सकते थे। इन अपराधों के संयोजन में देवताओं का अपमान करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, जो आरोप सुकरात पे लगाए गए थे, एथेंस ने एलुसिनियन रहस्यों का अपवित्रीकरण देखा। धार्मिक अनुष्ठान जो केवल पुजारियों की उपस्थिति में आयोजित किए जाने थे, एक्चुअली क्या होता था कि जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो पुजारियों के द्वारा ही आयोजित किए जाते थे। लेकिन इनका मानना था सुकरात का कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा किया जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं से भी ईश्वर के आराधना कर सकता है। खैर, हमारे समाज में आज भी यह व्याप्त है कि हमारे आज भी संदर्भ में मंदिर के लिए पुजारी और मस्जिद के लिए मौलवी और कुछ कुछ विद्वान जिनको मानता है वो समाज, जिसके नेतृत्व करता वो लोग हैं, वो मानते हैं और उनके फॉलोअर्स मानते हैं। अगर आप इनके बारे में बोलेंगे तो ये आपके विरुद्ध में बात करेंगे, आपको ये गैर धार्मिक साबित करेंगे। ये बात उस समय भी सुकरात पे लागू होती है और लोग ऐसा करते थे। अपराधों में शामिल होने के संदेह में सुकरात और इनके फॉलोअर्स अभियुक्त बनाए गए और इन्हें काफी सताया गया। और इन्हें जब सताया सत्ता, उस समय का शासक, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। मुझे लगता है, जैसा मुझे याद है, लगभग 30 लोग शामिल थे, जिसमें अल्सिबिएड्स भी शामिल थे। अल्सिबिएड्स मैंने बताया था आपको कि जब एथेंस का युद्ध चल रहा था, उसमें 424 ईसा पूर्व में अन्य राज्य के साथ, उस युद्ध में जो जनरल थे सेना के, उनका नाम था अल्सिबिएड्स। अल्सिबिएड्स इनसे काफी, सुकरात से काफी प्रभावित थे, इसलिए अल्सिबिएड्स भी इनके साथ शामिल हो गए थे, सुकरात के टीम में शामिल हो गए थे, जिन्हें सिसिली में अभियान का नेतृत्व करने वाले पद से वापस बुला लिया गया था। जब सिसिली में युद्ध चल रहा था तो उससे इनको वापस बुला लिया गया था अल्सिबिएड्स को। इस अपराध के लिए
अभियोजन का सामना करने के बजाय कहा जाता है कि अल्सिबियड्स भाग गया और स्पार्टा में जाके उसने शरण ले ली। मैं बताता हूं कि सुकरात, अल्सिबियड्स और बहुत सारे कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो सुकरात को अपना नेतृत्व करता वो गुरु मानते थे या सुकरात को फॉलो करते थे, इनके प्रशंसक थे। ये मानते थे कि स्पार्टा का जो शासन व्यवस्था है वो एथेंस की तुलना में बेहतर है। हालांकि अल्सिबियड्स सुकरात के एकमात्र सहयोगी नहीं थे जो अपवित्रता या अनैतिकता या नकारात्मकता के अपराध में फंसे थे। इनके अलावा चरमाइड्स और क्रिटियास जो सेना में थे, इन पे भी संदेह वहां के शासन को था। वह यकीनन सबसे महत्वपूर्ण है। सुकरात को कई मायनों में कहा जाता है कि अल्सिबियड्स से प्यार हो गया था और प्लेटो ने कई संवादों में उसे उसके प्रति अपने प्यार का पीछा करते या बोलते दर्शाया गया है। उसके संदर्भ में कई संगोष्ठी में और कुछ किताबें, प्रोटागोरस, गोर्गियास, अल्सिबियड्स के बारे में भी जो किताबें लिखी गई हैं उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। अल्सिबियड्स को आमतौर पर एक भटकती आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। वो सुकरात से इतने प्रभावित थे कि वो सुकरात को से बहुत प्यार करते थे, उनके काफी नजदीक रहते थे। एल्सिबियड्स के संदर्भ में कहा जाता था कि जीवन के किसी एक सुसंगत तरीके या न्याय की परिभाषा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इसके बजाय वह एक प्रकार का ऊंट जैसा चापलूस था जो भीड़ को खुश करने और राजनीतिक पक्ष जीतने के लिए खुद को बदल और ढाल सकता था। ये कहा जाता है अल्सिबियड्स के संदर्भ में। 411 ईसा पूर्व में एथेनियन लोकतंत्र का विरोध करने वाले नागरिकों के एक समूह ने कुलीन तंत्र की स्थापना की उम्मीद में सरकार के खिलाफ तख्तापलट का नेतृत्व किया। हालांकि डेमोक्रेट्स ने उस वर्ष के अंत में तख्तापलट कर दिया और हेल्सोपोर्ट में एथेनियन बेड़े का नेतृत्व करने के लिए अल्सिबियड्स को वापस बुला लिया। उन्होंने फारसी क्षत्रपों के साथ गठबंधन हासिल करके कुलीन वर्गों की स्थापना की। इसलिए अल्सिबियड्स ने न केवल स्पार्टन के हित में सहायता की बल्कि स्वयं को फारसी के हितों से भी जोड़े रखा। जो फारसी उसके हितों का भी काम किया, स्पार्टा के पक्ष में भी काम किया। हमने भी पहले बताया था कि कहा जाता है कि अल्सिबियड्स युद्ध के बाद या दौरान वो उन पे जो आरोप था देश विरोधी का, इसलिए वह स्पार्टा चले गए थे। एथेंस के दो प्रमुख शत्रुओं के साथ उनके जुड़ाव का सुकरात पर खराब प्रभाव पड़ा और जेनोफन ने अपने लेख में बताया कि सुकरात का बार बार अल्सिबियड्स के साथ जुड़ाव और प्रेम इस संदेह में सहायक था कि वह एक स्पार्टन धर्म प्रचारक है। अल्सिबियड्स के साथ सुकरात को माना जाता था कि यह स्पार्टन का यानी कि स्पार्टा देश का धर्म प्रचारक है। सुकरात के मुकदमे और फांसी से ठीक 5 साल पहले स्पार्टा ने अंततः 404 ईसा पूर्व में एथेंस को हरा दिया।
एथेंस स्पार्टा से हार गया। लोकतंत्र के बजाय उन्होंने एथेनाई लोगों के एक छोटे समूह को शासक के रूप में स्थापित किया जो स्पार्टन हितों के प्रति वफादार थे, क्योंकि लड़ाई एल्सिबियड्स और सुकरात पक्ष ने जीता था स्पार्टन के तरफ से, और ये जो है हार गए थे एथेनियन। तो उन्होंने एक समूह बनाया जो एथेंस के विरोधी थे और स्पार्टन के वफादार थे। उन लोगों को एक छोटा समूह बना के शासन की स्थापना कर दी गई। इसे द 30 या कभी कभी द 30 टायरेट्स के रूप में जाना जाता है। जैसे मैं कह रहा था कि ये 30 लगभग थे जिन पे विरोध की बात थी, तो वही द 30 या कभी कभी द 30 टायरेंट्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। उनका नेतृत्व सुकरात के जाने माने सहयोगी और उनके सर्कल के सदस्य क्रिटियास ने किया था। क्रिटियास का भतीजा चरमाइड्स, क्रिटियास जो था उसके भतीजा चरमाइड्स, इसके बारे में इसी नाम का एक प्लेटोनिक संवाद है जिसका वो सदस्य भी था। हालांकि क्रिटियास ने सुकरात को 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के साथ चर्चा करने से रोकने के लिए एक कानून बनाया। इनका भी मानना था जब स्पार्टा का शासन क्रिटियास करने लगे और इनका मानना था कि सुकरात जो बातें कह रहे हैं वो बड़े परिपक्व लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। इसलिए क्रिटियास ने एक कानून बनाया और उसने कहा कि आप ऐसी चर्चा 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। लेकिन सुकरात का उसके साथ पहले से जुड़ाव था, क्रिटियास का। साथ ही एथेंस में रहने और भागने के बजाय 30 के शासन को सही करने की उसकी इच्छा थी। इसमें और योगदान दिया, यह संदेह बढ़ता जा रहा था कि सुकरात अपने शहर के लोकतांत्रिक आदर्शों के विरोधी थे, सत्ता परिवर्तन। लेकिन इन लोगों का भी मानना था कि जो सुकरात कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक आदर्श के लिए ठीक नहीं है। 30 के दशक ने अत्याचारी ढंग से शासन किया। कई धनी एथेनियाई लोगों को मार डाला और साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। लोकतांत्रिक सहानुभूति रखने वालों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया और कई अन्य को निर्वासित कर दिया गया। जब तक कि 403 ईसा पूर्व में शहर में लौटने वाले लोकतांत्रिक निर्वासितों के एक समूह द्वारा उन्हें उखाड़ नहीं दिया गया, तब तक ये प्रक्रिया चलती रही। क्रिटियास और चरमाइड्स दोनों मारे गए और स्पार्टन प्रायोजित शांति समझौते के बाद लोकतंत्र बहाल हो गया। डेमोक्रेट्स ने शहर में एक सामान्य माफी की घोषणा की। डेमोक्रेट्स का कहना था कि आप लोग जो है, जो लोग 30 लोग हैं, 30 लोग हैं जो इन्होंने गलतियां की हैं, उसके लिए वो माफी मांग लें। और इस 30 के शासनकाल के दौरान हुए भयानक नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से प्रेरित कानूनों मुकदमों को रोका जाए। उनकी आशा अपने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के दौरान एकता बनाए रखने की थी। सुकरात के मुख्य आरोपियों में से एक एनिटस, सुकरात के साथ बहुत कई आरोपी थे जिसमें एक थे एनिटस, उन लोकतांत्रिक निर्वासितों में से एक थे जो 30 के दशक को उखाड़ फेंकने में सहायता करने के लिए शहर लौट आए थे, एथेंस लौट आए थे।
प्लेटो एक पुस्तक मेनो, जिसे 420 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया, लिखा गया। सुकरात और एनिटस के बीच एक वार्तालाप की कल्पना करते हैं, जिसमें बाद वाला तर्क देते हैं कि एथेंस का कोई भी नागरिक सद्गुण सिखा सकता है, एक विशेष रूप से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, जहां तक वह मानता है कि अच्छी तरह से कैसे जीना है। इसका ज्ञान प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। गुण अभिजात वर्ग या कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से थे। चर्चा में सुकरात का तर्क है कि यदि कोई सद्गुण के बारे में जानना चाहता है तो उसे सद्गुण के विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सद्गुणी नहीं माना जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि वह विशेषज्ञों से परामर्श ले जो सद्गुण को ठीक से जानते हैं। प्लेटो ने मेनो में भी इस बात को जिक्र किया है। लगभग 30 वर्ष के विनाश और रक्तपात के बाद, यानी कि स्पार्टा एथेंस के 30 वर्ष की युद्ध के बाद, एक लोकतंत्र के रूप में पुनर्निर्माण कर रहे शहर के राजनीतिक उथल पुथल ने एक ऐसे संघर्ष का गठन किया जिसमें कई नागरिक विशेष रूप से अपने लोकतंत्र के लिए खतरों से भयभीत थे, जो बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने शहर से आए हुए थे। जबकि उनके कई साथी नागरिकों को सुकरात के खिलाफ काफी सबूत मिले। इस मामले के लिए उनकी सैन्य सेवा के अलावा ऐतिहासिक सबूत भी थे कि वह सिर्फ एक निष्क्रिय नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए सक्रिय समर्थक थे। एक बात के लिए जिस प्रकार उनके ऐसे सहयोगी थे जो कुलीन तत्व के रूप में जाने जाते थे, अमीर घराने से थे, उनके ऐसे भी सहयोगी थे जो लोकतंत्र के समर्थक थे, जिसमें सेफालस जो जगह था उसका मेटिक परिवार, एक परिवार जो मेटिक परिवार था, और सुकरात के मित्र जेरोफोन, सुकरात के मित्र जेरोफोन भी शामिल थे। वह व्यक्ति जिसने बताया कि डेल्फी के दैवज्ञ ने इसकी घोषणा की थी कि कोई नहीं, वह आदमी सुकरात से भी, कहा जाता था कि जो डेल्फी थे, डेल्फी के जो उनका सुकरात के जो मित्र चेरोफेन, कहा जाता है कि सुकरात से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। इसके अतिरिक्त जब उन्हें 30 द्वारा, 30 मतलब 10-30 लोगों की टीम, सुपर 30 नहीं, 30 द्वारा फांसी के लिए सलामिस द्वीप से लोकतांत्रिक जनरल लियोन को वापस लाने में मदद करने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनके इनकार को एक वैध रूप में स्थापित सरकार की अवज्ञा के रूप में नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उचित प्रक्रिया के आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा के रूप में समझा जा सकता है, जो पहले से स्थापित लोकतंत्र के तहत प्रभावी थे। दरअसल प्लेटो के क्रीटो में, प्लेटो ने जो क्रीटो लिखा है, बहुत सारी किताबें ग्रंथ प्लेटो ने लिखे हैं, जिसमें क्रीटो भी है। प्लेटो के क्रीटो में सुकरात ने इस आधार पर जेल से भागने से इनकार कर दिया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोकतंत्र के कानूनों के साथ एक निहित समझौते के साथ बिताया। इन तथ्यों के बावजूद इस बात पर गहरा संदेह था कि पेलोपोनेशियन युद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों में सुकरात लोकतंत्र के लिए खतरा माने गए, लेकिन माफी के कारण एनिटस और उसके सभी अभियुक्तों मेलेटस और लाइकोन को राजनीतिक आधार पर सुकरात के खिलाफ मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया। इसके बजाय उन्होंने धार्मिक आधार चुना। तो हम लोगों ने
सुकरात के बारे में बहुत सारे चीजें संक्षिप्त में जाना समझा। ये वीडियो और आगे चलेगा, जिसमें हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। हम इसमें बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे और वो जो तथ्य होंगे जो आपको जानने जरूरी होंगे, हम लोग जो इसमें जानेंगे आगे, वह यह जानेंगे कि यूनानी धर्म और सुकरात की पवित्रता क्या रही, सुकरात की समस्या क्या थी और सुकरात के दार्शनिक पक्ष क्या थे, इस समस्या सुकराती समस्या की उत्पत्ति कैसे होती है, अरिस्टोफेन्स क्या है, जेनोफेन, इनके बारे में जानेंगे, प्लेटो के बारे में जानेंगे और अरस्तु, ये सभी के विचार हम लोग सुकरात से संबंधित जानेंगे। इसमें यह भी देखेंगे कि सुकरात क्या सोचते हैं, वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष था, जो लोकतांत्रिक दर्शन और सेफिस्ट के बारे में क्या बातें कही गई हैं, प्लेटो की क्षमा याचना में सुकराती विषय वस्तु क्या है और उन्होंने कैसे इसमें अज्ञानता की बातें कही, आत्मा की देखभाल की प्राथमिकता पे बात करेंगे, अपरीक्षित जीवन पे बात करेंगे और अन्य सुकराती स्थितियों और तर्क के बारे में बात करेंगे, सदाचार की एकता और उसके सद्गुण के बारे में जानेंगे। कोई भी जानकार जानबूझकर गलती नहीं करता, इस प्रकरण को स्पष्ट करेंगे। इससे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आरोप जो सुकरात पे लगा उसको कैसे सही साबित किया जाएगा कि कोई गलती जानबूझकर नहीं करता, और सभी अच्छाई भलाई के लिए किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। यूडोमोनिज में हम लोग देखेंगे, सुकरात जो हम लोग इनको स्टोनमैन के रूप में देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखने वाले हैं। माइक्विटिक सुकरात के बारे में देखेंगे, द्वंद्वात्मक सुकरात के बारे में देखेंगे। तो एक बहुत बृहद विचार है सुकरात के संदर्भ में, उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को अब बंद करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।